हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार से हमने जाना कि प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में होता है आपका 1, 3, 5 प्लस क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं और सारे स्वर होते हैं। वहीं महाप्राण की जब बात करते हैं तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है और सारे ऊष्म होते हैं, यानी इनकी संख्या हो जाती है 14। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। इस आधार पर भी व्यंजन वर्ण 8 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे कि स्पर्शी व्यंजन, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है, और इसमें है स्पर्शी व्यंजन, यानी कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाती है 16। कैसे? का, खा, गा, घा, फिर टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, यानी कुल मिलाकर के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण छोड़ देना है और चा वर्ग को छोड़ देना है, यानी का वर्ग के 4, ठीक है, और टा वर्ग के 4 और ता वर्ग के 4 और पा वर्ग के 4। इस प्रकार से टोटल संख्या इनकी हो जाती है 16 और यही वर्ण क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। संघर्षी व्यंजन आपके सा 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 होते हैं, सा 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 हा, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, और यही होते हैं संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी स्पर्श भी करें और वो संघर्ष भी करें तो इनकी संख्या हो जाती है टोटल 4। और कौन से है वो? चा, छा, जा, झा। ठीक है, अब देखेंगे हम नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। तो नासिक के व्यंजन की जब बात करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, यानी अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, या ताड़नजात व्यंजन कौन होते हैं, या इन्हीं को हम कह देते हैं द्विगुणित व्यंजन। उच्छिप्त पूछा जाए या ताड़नजात पूछा जाए या द्विगुणित पूछा जाए तो इनकी संख्या होती है 2 और वो है ड़, ढ। ठीक है, अगर ड्रा के नीचे बिंदी होना चाहिए, ढा के नीचे भी बिंदी होना चाहिए, तब आप कहोगे कि ये उच्छिप्त व्यंजन है या ताड़नजात व्यंजन है। अगर नीचे बिंदी नहीं है तब आप कहोगे कि ये स्पर्श व्यंजन है, या इसको हम कह देंगे ये स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, अब देखेंगे पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन में ला आ जाता है, प्रकंपित व्यंजन में रा आ जाता है। क्यों पार्श्विक व्यंजन को ला क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपकी ध्वनि जीभ के बगल से निकल जाती है, यानी साइड से निकल जाती है। ये आपकी जीभ है तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो इस प्रकार से ला एक ऐसा वर्ण है जिसे उच्चारण करने पर जीभ के दोनों साइड से वायु निकल जाती है, यानी पार्श्व भाग से ध्वनि वायु निकलती है। इसीलिए ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन रा क्यों होता है? क्योंकि रा को बोलने पर हमारी वायु क्या हो जाती है, हमारी जीभ एक प्रकार से कंपित होती है, रा, यानी कुल मिलाकर के कंपित होती है, ऐसे कुछ होती है। तो इस प्रकार से रा को क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कह देते हैं, या इसी को हम कहते हैं लुंठित व्यंजन भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन। इसके अंतर्गत 2 आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं या और वा। इन्हें हम संघर्षहीन या अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि अलावा जब आप पढ़ोगे यण संधि तो उसमें देखोगे ई अथवा दीर्घ ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ऊ अथवा दीर्घ ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पे वह हो जाता है। इस प्रकार से ये व्यंजन स्वर और स्वर से मिलकर के बनने वाले वर्ण होते हैं, इस वजह से इन्हें अर्धस्वर भी कह दिया जाता है। ठीक है, और मूलतः ये व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन्हें अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन कहा जाता है। ठीक, देखिए अब हम देखेंगे शब्दकोश। शब्दकोश से क्या तात्पर्य है कि जब आप डिक्शनरी देखोगे, हिंदी डिक्शनरी देखोगे या शब्दकोश देखोगे तो किस वर्ण का पहले नंबर आता है और किस वर्ण का बाद में नंबर आता है, यानी हम उनका क्रम देखेंगे कि किस क्रम में कौन से वर्ण रखे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके आयोग वाय वर्ण रखे जाएंगे जिसके अंतर्गत आते हैं अंग और आहा। फिर स्वर वर्णों में हम देखेंगे सबसे पहले अनुस्वार युक्त, यानी जिसे कह देते हैं हम अनुनासिक वर्ण, फिर आ, फिर अनुनासिक दीर्घ आ, फिर दीर्घ आ। इस प्रकार से देखिए अ, ई, ई, यानी इसी क्रम में हमारे शब्दकोश में ये वर्ण पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, अब व्यंजन ध्वनियों की अगर बात करें तो सबसे पहले का आएगा, फिर छा छत्री का क्रम आता है, फिर खा, गा, घा, यानी कुल मिलाकर के इनका क्रम वही होता है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि का, यानी जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और इया, सॉरी स्रा, तो ये किससे मिलके बने होते हैं? जैसे का
और सा से मिलकर के बना होता है। तो इस छा छतरी का जो संयुक्त व्यंजन है, इसका नंबर, इसका क्रम आएगा का के जस्ट बाद। आप यहाँ देख सकते हैं का के जस्ट बाद आता है। इसी प्रकार से त्रा जो है आपका, तो ये मिलके बनता है आधा त और र, तो इस त्रा का क्रम आएगा ता के बाद। आप देख सकते हैं ता के बाद आया हुआ है। इसी प्रकार से ज्ञानी है तो ये बनता है आधा ज और इया से। तो इस ज्ञानी का क्रम आ जाएगा आपका किसके बाद आ जाएगा, जा के बाद आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि ये संयुक्त स्वर जिससे मिलकर के बने होते हैं जस्ट उसके बाद आ रहे हैं, और बाकी क्रम आपका वही रहेगा का से लेकर के ज्ञा तक। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। ठीक है, ये रहे शब्दकोश। इस प्रकार से आपका वर्ण विचार खत्म होता है। यानी वर्ण विचार में हमने देखा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर का भी विभाजन पढ़ लिया और व्यंजन का भी विभाजन पढ़ लिया। इसके साथ साथ हमने देख लिया शब्दकोश कि किस क्रम में किसका नंबर आएगा। अब ये शब्दकोश का उपयोग क्या है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए कर्म और क्या, इन दोनों में शब्दकोश में सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, यानी आपको कौन सा शब्द पहले मिलेगा। तो देखिए इसमें आपका क्या आ रहा है, क, अ, फिर र, फिर म। अगर इसकी क्या की बात करें तो आ रहा है क। ठीक है, क। अब इसमें कोई व्यंजन स्वर ध्वनि तो है नहीं है, तो इसके बाद आएगा आपका य, फिर आ जाएगा आपका दीर्घ। अब यहाँ पे देखिए का, ये तो सेम है। इसके बाद किसका नंबर आता है, तो आपका नंबर आ जाता है आ का या का। तो आप कहोगे आ का आता है, तो आप पाओगे कि शब्दकोश में या डिक्शनरी में आपको कर्म वर्ण पहले मिलेगा, क्या वर्ण बाद में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम शब्दकोश पठन के सहायता से समझ जाते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने वर्ण विचार को ख़त्म कर लिया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहे योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।